Students, today we'll discuss about, last we had discussed about the equilibrium solids in liquids and gases in liquids. Actually, some students, they have some problem in gases and liquid. We'll discuss that one. Before that, we are discussing here about the sugar solution to sugar solid. Here one thing is there, radioactivity की बात बोल के रखा है. So that also I want to discuss with you. Equality of the two rates and dynamic nature of equilibrium has been confirmed with the help of the radioactive sugar. ये जो है ना जो experiment है ये आपको पहले मैं discuss कर देती हूँ. If we drop some radioactive sugar into saturated solution of non-radioactive sugar, देखो यहाँ पे दो चीज है. एक तो रेडियोएक्टिव शुगर हम ऐड कर रहे हैं, पहले नॉन रेडियोएक्टिव शुगर को ऐड कर चुके हैं टू मेक इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन. देन आफ्टर सम टाइम रेडियोएक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड. कहाँ पे ऑब्जर्व्ड होगा? बोथ इन सॉल्यूशन एंड इन द सॉलिड शुगर. रेडियोएक्टिव मीन्स वी आर एक्चुअली वी आर लेबलिंग द शुगर विद सम रेडियोएक्टिव एलिमेंट सो दैट वी कैन फाइंड आउट और यू कैन डिटेक्ट वेयर द रेडियोएक्टिव शुगर्स. बाय मतलब नॉर्मल शुगर में आप तो डिटेक्ट नहीं कर सकते कहाँ पे शुगर प्रेजेंट है पार्टिकल्स. सो बाय एडिंग और टैगिंग विद रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वी कैन फाइंड आउट कि वेयर दिस शुगर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. सो देयर मूवमेंट, देयर पोजिशन वी कैन फाइंड आउट. सो that's why we are using the radioactive sugar here. So we can see after some time we can see the radioactivity is observed both in solution and in the solid sugar. ठीक है, ये जो दो चीज है ना ये पहले डिस्कस कर देती हूँ. इनिशियली देयर वर नो रेडियोएक्टिव शुगर मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन बट ड्यू टू डायनेमिक नेचर. डायनेमिक नेचर मतलब क्या है? बोथ द रिएक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज द बैकवर्ड इज गोइंग ऑन इन द सेम रेट एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी कि जितना अमाउंट ऑफ, विल शो दैट वन. तो डायनेमिक नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम देयर इज एक्सचेंज बिटवीन द रेडियोएक्टिव एंड नॉन रेडियोएक्टिव शुगर मॉलिक्यूल्स बिटवीन द टू फेजेस. अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या किया ना, पहले हम लोगों ने एक सॉल्यूशन बना लिए जहाँ पे इन वाटर वी आर एडिंग द शुगर हेयर, नॉर्मल शुगर है ना, नॉट रेडियोएक्टिव मीन्स नॉर्मल शुगर. तो शुगर जब ऐड करते गए एंड वन टाइम कम व्हेन नो मोर एडेड शुगर इज देयर, सो वी कैनॉट ऐड शुगर देयर. That is called saturated solution, and if we add little bit amount of sugar, so definitely that will be deposited. So these sugar are actually non-radioactive sugar. This is called non-radioactive sugar. Okay. And now we are coming about, we are adding some. यहाँ पे तो ये तो already है, तो ये amount same रहेगा क्योंकि जितना amount of sugar is dissolving in the solution, the same amount of sugar will be deposited or crystallizes from the solution to यहाँ पे solid form. So this conversion will be going on between these two phases and that's why that is called the dynamic equilibrium. Now if we are adding some non radioactive sugar, हम लोगों ने क्या किया इधर ना, थोड़ा बहुत रेडियोएक्टिव शुगर को ऐड किया. ये तो नॉन रेडियोएक्टिव हो गया. रेडियोएक्टिव शुगर को हम लोगों ने ऐड किया. दैट मीन्स वी कैन डिटेक्ट वेयर दे आर प्रेजेंट. आफ्टर सम टाइम व्हाट वी कैन सी ना, रेडियोएक्टिव शुगर इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ऑल्सो एंड इन हेयर ऑल्सो. That means some amount of sugar which is coming in the solution, that amount of sugar is again deposited here. So we can see after कि ये जो radioactive sugar है, that means the conversion is going on. That means the dynamic equilibrium is going on. That means that is called equilibrium state. Means we can understand by using the radioactive sugar कि the process, it is not static. It is going on. It is going on between which one? Na solid state as well as the solid. In the, we can say the solid in the sugar in the solid state and sugar in the solution state. Clear now? शुगर जो सॉल्यूशन में है और शुगर जो सॉलिड स्टेट में है, इन दोनों के बीच क्या चल रहा है ना, कन्वर्शन चल रहा है. मतलब द इंटर कन्वर्शन इज गोइंग ऑन एंड दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, लेकिन आपको बाहर से क्या इनके अमाउंट में कोई फर्क नजर नहीं आएगा क्योंकि आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली बोथ द प्रोसेस इज सेम वे में गोइंग ऑन. दैट्स व्हाई द अमाउंट इज नॉट चेंजिंग आफ्टर सर्टेन टाइम. ओके, नाउ वी आर कमिंग फॉर द गैसियस. देखो गैसियस में क्या हुआ ना, यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया एक्चुअली दैट इज कमिंग that when a soda water bottle is opened, some of the carbon dioxide gas dissolved in it fizzes. ना आपको सबको ही पता है जब भी आप लीड को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा कि फिजेस आर कमिंग आउट रैपिडली. तो क्यों हो रहे हैं ना, जब भी हम बॉटल को ओपन कर रहे हैं सो दैट बॉटल और दैट सॉल्यूशन इज कमिंग अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बट जब हमने गैस को मतलब जब अपने वो सोडा वाटर को बॉटल्ड किए थे है ना, बॉटल्ड किए थे, एट दैट कंडीशन में क्या था ना, आपने हाई प्रेशर में
हाई अमाउंट ऑफ CO2, जितना हाई प्रेशर डाला तो हाई अमाउंट ऑफ CO2 डिजोल्व हो गया उधर. बट जब भी उसको रीड को ओपन किया तब क्या हो गया ना, दे आर कमिंग अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ड्यू टू द लेस प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूशन में जो CO2 डिजोल्व होगा इसकी अमाउंट भी कम हो जाएगा. तो एक्सेस जो अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में दैट विल बी कमिंग आउट एज फिजेस. तो इसको ही हम बोलते हैं. थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, ये फिजेस भी आउट हो जाता है और दे आर फ्लैट, दिस सोडा वाटर बिकम फ्लैट. तो दैट फ्लैट कंडीशन में क्या हो जाएगा ना, CO2 जो गैसियस में है और CO2 इन सॉल्यूशन दे आर कन्वर्टिंग इन अ सेम रेट, दैट इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड देयर. क्लियर ना. तो जब भी आफ्टर फिजेस कमिंग आउट उसके बाद फ्लैट हो जाएगा, इसका मतलब कोई चेंज नहीं आएगा. एट दैट कंडीशन वी कैन सी द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड देयर, बिकॉज जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस में है वो CO2 में सॉल्यूशन में आ रहे हैं, फिर CO2 की सॉल्यूशन भी गैसियस स्टेट में कन्वर्शन हो रहे. बट पहले फिजेस आर कमिंग आउट बिकॉज ऑफ विच वन, क्योंकि हम लोगों ने पहले बोतल जब ओपन किया पहले वो हाई प्रेशर में था, तो हाई अमाउंट, क्योंकि प्रेशर जब ज्यादा दोगे तो गैस is dissolving in the solution more in amount, but प्रेशर जब रिलीज कर दोगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जो एक्सेस CO2 सॉल्यूशन में था सोडा वाटर में दैट इज नाउ कमिंग आउट, है ना. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड गैसेस इन लिक्विड. ये सब एग्जांपल है. चलिए, सॉलिड इन लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड. पहले हम लोगों ने ओनली फेज का कन्वर्शन किया था. अभी सेकेंड स्टेप में आपने डिसोल्यूशन, मतलब एक तो दोनों लेके हम कर रहे. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो पोर्शन में आ जाते हैं कि इक्विलिब्रियम इज गवर्न बाय दिस इक्विलिब्रियम, मतलब गैसेस इन लिक्विड कंडीशन जब आता है दिस इक्विलिब्रियम इज गवर्न बाय हेनरीज लॉ व्हिच स्टेट्स दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, 12 में भी आपको लर्न करनी पड़ेगी ना. मास ऑफ गैस डिजोल्व इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना. मास ऑफ गैस डिजोल्व इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल to the pressure of the gas above the solvent. Means here if any gas is dissolved here, so that mass of gas dissolved in the solvent is directly proportional to the pressure, है ना. कौन सा प्रेशर ना, just above the solvent में जो प्रेशर है तो हम क्या बोल सकते हैं, m is directly proportional to p. m is which one, mass of the gas dissolved in the solvent. Am I clear? सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी और एम इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, KHP. KH इज द हेनरीज कांस्टेंट. ठीक है, तो मास कितना डिसॉल्व होगा इट डिपेंड्स अपॉन द pressure that is prevailing of the pressure of the gas that is present above the solvent. solvent ये है solvent के ऊपर जितना आपके पास pressure है that is actually directly proportional to mass of the gas which is dissolved in the solvent. Okay, this is a actually law that is called Henry's law. Now we are coming, that is applicable for only this condition, gases in liquid. Next we are coming, this amount decreases with increase of temperature. जितना इंक्रीज करोगे उतना ही क्या हो जाएगा, जो गैस डिसॉल्व हो चुके हैं, जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे जितना गैस डिसॉल्व हो चुके हैं दे विल बी नाउ इवापोरेटिंग. सो डेफिनेटली ये अमाउंट कम हो जाएगा. द सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड अंडर प्रेशर ऑफ गैस व्हेन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज हाई. प्रेशर में आपने जब डिसॉल्व किया था उसको बॉटल अप किया था, है ना, सील्ड किया था. जब एज सुन एज द बॉटल इज ओपन सम ऑफ द डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप्स टू रीच द न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द लो प्रेशर, नेमली its partial pressure in the atmosphere. This is how the soda water in bottle when left open to the air for some time turns flat, क्योंकि तब तक इसका इक्विलिब्रियम पहुंच चुके हैं. इट कैन बी जनरलाइज्ड. तो अभी देखो पूरा जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं अभी तक, उसका जो जनरलाइज जो पैटर्न है दैट इज फर्स्ट वन फॉर सॉलिड टू लिक्विड. ये फेज कन्वर्शन जब आ रही है सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम देयर इज ओनली वन टेम्परेचर जिसको हम क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1.013 बार एट व्हिच टू फेजेस कैन को एग्जिस्ट. कौन सा फेजेस है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड. जितना अमाउंट सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड. वी आर कीपिंग हियर डबल एरो. सो इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद इन द सराउंडिंग द मास ऑफ टू फेजेस रिमेन्स कांस्टेंट. अगर इफ क्लोज कंटेनर में कर रहे हो डेफिनेटली जब एडियाबेटिक कंडीशन मींस नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज कमिंग हियर, थर्मोफ्लास्क के अंदर कर रहे हो तो डेफिनेटली it is happening that temperature where in 1 atmospheric pressure where the two phases are attaining the equilibrium that is called melting point. Over for liquid to vapor equilibrium the vapor pressure constant at a given temperature that is actually called the boiling point. And then for देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन ओवर है ना, क्योंकि वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो पर्टिकुलर टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम इज अटेनिंग दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट. ऑलरेडी हम लोग ने लर्न कर चुके हैं.
for dissolution of solids in liquid, this condition, for dissolution of solids in liquid, the solubility is constant at a given temperature. Okay, and for dissolution of gases in liquid, the concentration of gas in liquid is proportional to the pressure, है ना, जो pressure है concentration of the gas over the liquid. These observations are summarized. तो ये हो गया आपके observation. चारों condition है, solid liquid phase conversion, liquid vapor phase conversion. You are getting here melting point, here we are getting the boiling point, here we are getting the solubility, here we are getting which one? The Henry's law. That means mass is directly proportional to pressure on the solvent. या तो we can say the concentration of the gas directly proportional to the concentration of the gas in the liquid. उस liquid में जो gas की concentration है तो वो directly proportional to the pressure of the concentration. Okay, pressure of the gas above the we can say the solvent. Next one we are coming process. This is actually tabularized form, it is given there. Okay, next one we are coming for the next page here. So what is coming now? General characterization of the equilibrium involving physical process. देखो equilibrium, first point equilibrium, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन में. Equilibrium is possible only in a closed container, है ना, system at a given temperature. Both the opposing process occur at the same rate and there is a dynamic but stable condition. All the measurable properties of the system remain constant. When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value one of its parameter at a given temperature, है ना, and the magnitude of such quantities at any stages indicate the extent to which the physical process has proceeded before reaching the equilibrium. ये जो है ना, ये लाचटलिया प्रिंसिपल हम लर्न करेंगे इसको. तो सच कितना क्वांटिटीज फिक्स होनी चाहिए इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए वो भी आपको पता चल जाएगा. When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by the constant value of one of its parameter. जैसे हम लोगों ने melting point, boiling point at a given temperature में कोई constant value वहाँ पे पता चल जाएगा. So these are the actually the equilibrium की जो properties है. Now we are coming for the some processes है. देखो यहाँ पे जो already मैंने आपको दिखाया था कि when we are getting the A plus B to C plus D dynamic equilibrium, है ना, equilibrium की जो process है इसमें कुछ experiment है जो हम अभी discuss कर देंगे. तो A प्लस बी इज डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ए और बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और सी और डी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा. एंड एट इक्विलिब्रियम बोथ द कंसंट्रेशन, ना कंसंट्रेशन और कोई चेंज नहीं होगा आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब देखो फ्लैट हो गए, तो फ्लैट हो गए, ना तो इंक्रीज हो रहे ना तो डिक्रीज हो रहे, तो डेफिनेटली इट इज कमिंग एन अ कांस्टेंट वैल्यू आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम. Okay, so this is the A plus B, this is the reaction A plus B is reaching to C plus D. Now we are coming to some experiment here. Look at here. I am starting from here. In order to, you just go through it. If anything is not understood, you just ask me. In order to understand the dynamic nature of the reaction, synthesis of ammonia is carried out exactly the same starting condition. जैसे हम लोगों ने इसका 200 atmosphere 770 Kelvin is required, है ना, अमोनिया प्रोडक्शन करने के लिए, and that is called the Haber process. तो यहाँ पे वही सेम कंडीशन आप रख रहे हो, but what is the change you are doing there? And we are but using the D2 deuterium, हाइड्रोजन की जो है आइसोटोप्स जो है that is protium, deuterium and tritium. आपको पता है 9th क्लास में पढ़ चुके हो आप. तो अभी हाइड्रोजन को यूज नहीं कर रहे, क्या यूज कर रहे? D2, मतलब H2 के इंस्टेड हम क्या यूज कर रहे? D2. अभी बात समझ में आई? दिस इज द रिएक्शन. तो रिएक्शन इज द हेबर प्रोसेस. रिएक्शन इज द हेबर प्रोसेस वेयर N2 is 3H2 is converted into 2NH3. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिया की प्रोडक्शन. इसमें 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपको रखना है, और यू कैन से द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यू हैव टू कीप इट देयर. 770 केल्विन को आपको मेंटेनिंग करना है. तो प्रोडक्शन इज कमिंग हियर. नाउ इन द सेम कंडीशन वी आर नाउ प्रोड्यूसिंग विच वन ना 3D2 को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, वही सेम कंडीशन रखा हम लोगों ने एंड 770 केल्विन को रखा. बट यहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रहे ना, इंस्टेड ऑफ NH3 व्हाट इज कमिंग हियर? ND3. दैट शुड बी, दैट सपोज टू बी. ठीक है. नाउ यू कैन सी हियर कि composition except that reach. अच्छा, now we are coming the reaction mixture starting either with H2 or D2 and reach equilibrium with the same composition except that D2 and ND3, है ना, are present instead of H2 and NH3. तो D2 and ND3 are now present instead of H2 and NH3. Now new reaction we have started. After equilibrium is attained, these two mixture, कौन सा mixture है? ये जो दोनों mixture को हम लोगों ने mix कर दिया अभी.
ठीक है। सो आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम दिस टू मिक्सचर्स आर मिक्स टुगेदर, जिसमें क्या क्या था, H2N2NH3, D2N2ND3 and mixed together and left for a while. Later, when this mixture is analyzed, it is found that the concentration of ammonia is just the same, है ना, as before. पहले जो था वही है अभी भी. However, when this mixture is analyzed by a mass spectrometer, it is found that ammonia and all deuterium containing forms of ammonia, that is NH3 हो सकता है, NH2D हो सकता है, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ड्यूटेरियम, 1 हाइड्रोजन 2 ड्यूटेरियम और 3 ही ड्यूटेरियम, एंड डाई हाइड्रोजन इज डी, you can say deuterated from the H2, HD and D2 are present. मतलब ये 3 कंडीशन भी प्रेजेंट है, ये मतलब ये 4 कंडीशन भी प्रेजेंट है, ये 3 कंडीशन भी प्रेजेंट है. Thus one can conclude that scrambling of H and D atoms in the molecule must result from continuation of the forward and reverse reaction in the mixture. If the reaction is simply stopped when they reached equilibrium, then there would have no mixing of the isotopes. तो आप लोगों ने क्या यहाँ पे रिएक्शन में क्या बोला कि दोनों को जब हमने मिक्स कर दी तो हमें क्या क्या मिला, N2B आया, है ना, फिर उसके बाद हमें NH3 के NH3 भी मिले हमें, फिर NH2D भी मिले, मतलब एक D इधर से गए, एक D इधर से गए, इसके साथ कंबाइन हो गया. इसके बाद NH2D भी गए. दैट मीन्स दोनों की कॉम्बिनेशन चल रहे, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब मिक्सर कर दिया आपने तो ये भी इसके साथ मैच हो रहे, मतलब मिक्स हो रहे, और D2 की जगह में DHD भी मिक्स हो सकता है, कंबाइन हो सकता है. NH3 की जगह में NH2D भी हो रहे, क्योंकि यहाँ पे एक D इधर H और D, सपोज H और D अगर हो जाए तो क्या आ जाएगा, NHD हो जाएगा या NH2D हो जाएगा, है ना. तो ये जो कंडीशन हो रहे, मतलब वी कैन कंक्लूड हियर दैट कि when you are getting the all type of mixture, हमें D2 भी मिल रहे हैं, हमें H2 भी मिल रहे हैं, और हमें we can say that DH भी मिल रहे हैं, ये तो all the conditions are coming there, तो we can say the combinations are occurring. That means forward and backward both the reactions are occurring in a same rate. ऐसा नहीं कि स्टॉप हो गया, आफ्टर इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद ये रिएक्शन स्टॉप हो गया. अगर स्टॉप हो जाते तो वी वुड नॉट गेट एनी टाइप ऑफ दिस मिक्सचर, वी वुड नॉट गेट देयर, ओनली NH3N2 और 3H2 यू कैन गेट देयर, और 3D2, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है हमें. तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम ऑल्सो देयर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ द रिएक्शंस आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली. ठीक है. नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर, so chemical reaction reach a state of dynamic equilibrium in which the rates of forward and reverse reaction are equal and there is no net change in the composition. कोई composition में भी कोई change नहीं आएगा equilibrium reach होने के बाद. और एक है कि बोथ द साइड्स आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो कि इट इज कमिंग अबाउट द N2 3H2 NH3, बट NH2 ऑल्सो इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच वन, NH3 ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस 3H2, मीन्स इट वाज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस वन इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन. नाउ वी आर कमिंग सिमिलरली, अगर हाइड्रोजन और आयोडीन है ना, H2 और I2 इज कन्वर्टेड इनटू 2HI, देखो H2 और I2 कन्वर्टेड इनटू 2HI, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो H2 और I2 देखो यहाँ पे रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो गया, है ना, और यहाँ पे प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ गया. आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम ये बिकम फ्लैट, मीन्स दैट इज कांस्टेंट, इसके बाद और कोई चेंज नहीं है. बट इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम HI टू H2 एंड I2, क्योंकि दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, तो एट दैट कंडीशन HI इज रिएक्टेंट एंड H2 I2 आर प्रोडक्ट. मेरी बात समझ में आई. जब वी आर गोइंग फ्रॉम फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस रिएक्शन में हम जा रहे, तो तब H2 और I2 इज रिएक्टेंट एंड HI इज प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा और रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो जाएगा. आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम दे बिकम कांस्टेंट, उसके बाद कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं है. बट इफ वी आर स्टार्टिंग बाय बैकवर्ड रिएक्शन, मीन्स जहाँ पे HI रिएक्टेंट है और H2 एंड I2 इज प्रोडक्ट देयर, सो डेफिनेटली HI इज कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग एंड H2 एंड I2 कंसंट्रेशन इज धीरे धीरे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तब, तो ये इंक्रीज हो जाएगा. बट आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम दे बिकम कांस्टेंट नाउ. Okay, so this is the condition. You can proceed in forward as well as the backward also. So the graphical representation also can be shown in that way. Next one, we are coming for the law of chemical equilibrium and equilibrium constant. Look at here. तो आपको we can start about the law of mass action also, you can say it is law of equilibrium constant also you can say, and law of equilibrium, law of chemical equilibrium भी इसको बोलते हैं.
एक रिएक्शन हमने लिए है, कौन सा रिएक्शन है, A+B इज कन्वर्टेड इनटू C+D. So now according to this means you can see here कि on the basis of experimental studies, ये बहुत बड़ी बात है, of many reversible reaction, the Norwegian chemist Cato Maximilian Goldbach and Peter Berg proposed in 1864 that the concentration of an equilibrium mixtures are related by the following equilibrium equation. What is the concentration here? Kc, this is called equilibrium constant. What is the formula here? Concentration of the product, concentration of C into concentration of D, concentration of, it is divided by concentration A and concentration B. ओके तो यहाँ पे बोला है Kc is the equilibrium constant and the expression on the right side is called the equilibrium constant expression. Now we are coming, the equilibrium equation is also known as the law of mass action. इसको हम क्या बोलते हैं, law of mass action. Why? Because in the early days chemistry concentration was called as एक्टिव मास, है ना, इसीलिए इसको लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं. जैसे यहाँ पे देखो एक रिएक्शन आपके पास है जहाँ पे H2 + I2 2HI, यहाँ पे 1 मोल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ आयोडीन, प्रोडक्शन इज कमिंग 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. ठीक है ना. तो यहाँ पे डाटा ऑब्टेन फ्रॉम, यहाँ पे 6 सेट्स बना है. देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, जहाँ पे कंडीशन क्या रखा है ना, H2I2 इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रखा है कि हाइड्रोजन और आयोडीन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहे हैं. और 5 और 6 में देखो हाइड्रोजन और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन 0 है बट HI की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे के रखा है. इसका मतलब यहाँ पे ये 4 जो है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मीन्स हाइड्रोजन कॉम्बाइन विद आयोडीन टू फॉर्म HI, और 5 और 6 जो है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए गिवन है. ठीक है. तो अभी नाउ वी आर कमिंग, जब वी आर कमिंग फॉर दिस वन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है मोल पर लीटर. तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जब हम लोगों ने फाइंड आउट किए तब हम लोगों ने देखा कि 2.4 से ये 1.14 हो गया, 1.38 से 0.12 हो गया, और HI की प्रोडक्शन क्या हुआ 2.52. ठीक है ना. तो इसमें भी वही कंडीशन है, यहाँ पे 2.96, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम मतलब थर्ड पोजीशन में भी आ गए, फोर्थ में भी एक्सपेरिमेंट सेटअप आ गए, फिफ्थ और सिक्स्थ भी आ गए. तो नाउ नोइंग द, यहाँ पे देखो इट इज एविडेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्टेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन रिएक्टेड एंड हाफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI फॉर्म. एंड ऑल्सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1.14 एंड द नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 1.38 आपने लिए थे और यहाँ पे 2.4 आपने लिए थे. तो 1 मोल अगर इसको हाफ करें तो इसके 2.52 आएगा. ओके. सो ये आपके एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेंट्रेशन आ गए है ना, क्योंकि H2 इतना यूज हुआ है इतना लिए थे आपने, I2 इतना यूज हुआ है इतना लिए थे आपने. ओके. और ये HI की प्रोडक्शन आपके पास आ गई. नाउ व्हाट इज द मेन प्रोसीजर हियर, यू कैन सी. नाउ बिफोर दैट वी आर स्टार्टिंग हियर. It can be seen from our table 7.3 that if we put the equilibrium concentration of the reactant and products in the above expression, कौन सा above expression है ना, हम लोगों ने क्या किया ना, concentration of product divided by concentration of the reactant ये कर दी. मतलब concentration of क्या है 2HI और यहाँ पे क्या है H2 + I2. तो यहाँ पे देखो ये हो गया H2 1 mole of hydrogen product, it is reacting with 1 mole of iodine, it is coming here to HI. When we are providing the formula Kc है ना equals to what you can say here ना, concentration of HI, product कौन सा है HI है, और reactant कौन सा है concentration of hydrogen and concentration of I2. Am I clear now? जब हम लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई किए तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, अब देखें. We are getting the result this one. ठीक है. एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये है रिएक्शन आपके पास, और आपको मिला कितना है ना HI डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 और I2 आपको मिला 1840 1610 1400. लेकिन कांस्टेंट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट विल बी कमिंग रिमेनिंग सेम, वो नहीं आया. बट व्हेन वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला, व्हाट वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला ना, Kc इक्वल्स टू
HI कॉन्सेंट्रेशन होल टू द पावर 2, होल टू द पावर 2 क्यों है ना, स्टोक्योमेट्रिक वैल्यू को हम लोगों ने लिया है, बैलेंसिंग जो वैल्यू है ना उसको लिए हैं। यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 प्रोडक्शन हुआ है। तो इफ वी आर अप्लाइंग इन दैट वे इट इज कमिंग H2, तो इसका क्या है मोल 1, तो हम लोगों ने इसको 1 रखो, ना रखो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे I2 वही बात है 1 रखो। अगर हम लोगों ने जो स्टोक्योमेट्रिक वैल्यू को वी आर raised to the power of the concentration of that particular reactant and product, तो we can get the result कौन सा मिला आपको 46.4, देखो सब सेम आए, constant आ गए। So that's why what is actually the formula we have to use? We have to use the formula this one, where the concentration of the product divided by concentration of reactant definitely, and the concentration of the product and reactor raised to the power of their stoichiometric value. This is the actually law of equilibrium or law of chemical equilibrium. At a given temperature, the product of concentrations of the reaction product raised to the respective, है ना, raised to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the product of concentration of the reactants raised to their individual stoichiometric coefficient has a constant value. This is known as equilibrium law or law of equilibrium. ये आपको law of equilibrium बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी फॉर द, अगर आपको रिवर्स रिएक्शन हो, जैसे आपको HI2 H2I2 प्रोडक्शन है, ये था H2I2 to HI प्रोडक्शन, और अगर आपके पास ये रिएक्शन आगे कि रिवर्स रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन है ना, 2HI इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच वन ना H2 प्लस I2, तो इसमें Kc आपको फाइंड आउट कैसे करोगे ना, Kc इक्वल्स टू हम लोगों ने प्रोडक्ट ले लेते हैं H2 की कंसंट्रेशन इंटू I2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HI की कंसंट्रेशन होल टू द पावर 2 मीन्स रेज टू द 2 देयर, दिस इज Kc। बट ये है फॉरवर्ड रिएक्शन की Kc और ये है backward reaction की Kc, that's why it is called K dot C, or we can say K dash C equals to 1 by Kc also we can say. Clear now? Okay.